बैरिस्टर साहब, आपकी हुकूमत जो है वो इस इनिशिएटिव लेने के बाद आगे क्या हासिल करना चाहेगी? क्योंकि एक्सट्रैडिशन का कहना और नैब का स्टेटमेंट देना का मतलब तो होता है कि आपकी रियासत की इंटेंट है कि इस समत में आगे बढ़ना चाहते हैं। कितना बढ़ सकते हैं बताइए? ये तो बता रहे हैं कि आप में ज़्यादा दमखम नहीं, आगे नहीं जा सकेंगे। बिस्मिल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ पे एक्सट्रैडिशन के हवाले से है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक जजमेंट उसकी आ चुकी है कोर्ट से, और जिसमें वो पीओ भी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और उसमें जो नैब ने प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट की हैं तो नैब का अपना एक मैकेनिज़्म है। नैब ने डेफिनेटली रीच आउट करना है अथॉरिटीज़ को। हमारी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है एज़ पर माई नॉलेज, या मैंने जो रिसर्च अभी किया है, अगर ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती तो एक उनका जुडिशल प्रोसीडिंग के हवाले से यूएई में लॉ है, लॉ नंबर 39 ऑफ 2006। तो उस हवाले से वो प्रोसेस है, उसके कुछ लवाजमात हैं, कुछ पूरे करने होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आप क्या मेक श्योर करेंगे अगर ऐसा कोई लॉ वहाँ एग्जिस्ट करता है कि उससे पहले वो ट्रेवल करके यूके में या कहीं और ना चले? देखें, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये नैब ने करना है, और नैब की अदालत ने जजमेंट दी है, और उसमें वो मफरूर हैं, उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए, क्योंकि उसमें 2 मुल्ज़मान तो जो हैं वो मौजूद हैं, और बाकी दीगर जो हैं वो नहीं है। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी नहीं हैं, इसी तरह मलिक रियाज साहब भी नहीं है, इसी तरह आप देखें बाकी जो लोग उसमें थे, शहजाद अकबर हैं, उनके साथ वो बैरिस्टर्स हैं, तो वो भी नहीं है। तो बिल्कुल ये तमाम तर मामला है, लेकिन अब किस स्टेज पे जाता है मामला? लेकिन क्या आपकी हुकूमत ने यूएई अथॉरिटीज़ के साथ रब्ता कायम किया है कि उनको वहाँ से कोई नो फ्लाई लिस्ट में डालें कि यूएई से कहीं और ना चले जाएं, या उनको रियासत पाकिस्तान के हवाले करने का कहना कबल इस वक्त है? क्योंकि कल ही ये सारी जो प्रेस रिलीज़ है, मैंने बल्कि आज ही देखी इसको, और इसमें आगे वो किस तरह प्रोसीड करती है नैब, क्योंकि नैब का अपना भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक मैकेनिज्म मौजूद है, तो उसमें लाजमी बात नहीं है कि डिस्कार्ड करवा दिया है लेटेस्ट। वो तो पहले तो एमएलएस लेते थे ना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, वो तो कुछ और तरीका का अभी भी एमएलएस नैब लॉ अमेंडमेंट जो किया उसमें ये बता रहे हैं आपने कैसे फर्क है उसमें। देखें, और अभी भी मौजूद है मैकेनिज्म्स, पता क्यों नहीं आ रहे? वो जो बंद लफाफा है जो कैबिनेट, फैसल भाई की कैबिनेट में, खान साहब की कैबिनेट में नहीं खुला था, ये 2022 से बैठे हैं ना, तो खोल दें। वो पता क्यों नहीं खुल रहा? क्यों नहीं खुल रहा? वो इसलिए नहीं खुल रहा कि वो खुलेगा तो जो इनके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है ना, इनके बॉसेस के, वो भी आ जाएंगे। वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली है। हसन नवाज साहब के ऊपर एक एयोटा ऑफ एविडेंस नहीं था। नहीं, ये लेकिन ये पूरे प्रोसेस से फिजल आउट किया, ना शहबाज शरीफ साहब पे, ना हसन नवाज साहब पे, और पूछा ही नहीं, उनको तो क्लीन चिट दिया। ये तो आपने सौदे कैंसिल कर दिया ना, जब वहाँ पे एनसीए की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो वहाँ पे डील ब्रेक हो गई। इनका क्या था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? मेरे इल्म में नहीं, अब थोड़ी वन हाइट पार्क प्लेस, सर, वन हाइट पार्क जो 9 अरब रुपए, 18 अरब रुपए की, जो हसन से अली, ये जो मामला, ये कजिया शुरू कहाँ से हुआ? ये 2 जगह से शुरू तो किया था पीटीआई ने डेवलपमेंट अथॉरिटी बेटों को पकड़ने के लिए। नहीं, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिकी, उसमें इंस्टीट्यूशनल कलूजन का नाम है कि सिंध में इंस्टीट्यूशनल कलूजन हुआ, उनके वो बेचे गए। वहाँ से ये जब एनसीए का वो आया, प्रेस रिलीज एक आया पहले, फिर ये ARU के उस वक्त शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने लिखा, और ये कैबिनेट के डिसीजन के बाद नैब ने ये केस अप्रैल 2020 में बंद भी कर दिया था, पूरा अपना इंक्वायरी करने के बाद। मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी हैं। ये एक दफ़ा बंद हो गया, 2022 में दोबारा खुलवाया गया इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए और उनकी बेगम को। ये एक दफा इनका नॉन डिस्क्लोजर किससे, वन हाइट पार्क से रिलेट करता है? सर, इनका भी वन हाइट पार्क से भी है, 4 एवन फील्ड से भी है। वो है ही नहीं। मेरा मतलब है सर, आप मुझे बताएं ना, एक रास्ता जहां पे मेरे राज खुलेंगे, मैं कहूंगा फैसल भाई इस पे चलें, दोनों एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालें, आप इन पे पर्दा डालेंगे, आप पर्दा डालेंगे। हम तो, हमारा तो बुनियादी सवाल ये है कि उस वक्त क्यों, क्या जरूरत पेश आई कि काबीना में बंद लिफाफा लेके जाने की जरूरत क्या पेश आई, और नॉट ओनली दैट, प्राइवेट सिटीजन का मामला काबीना में किस तरह जा सकता है? लेकिन मलिक रियाज के जो असासे थे, वो काम उसका शुरू होता है, वो जो उनका अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है उससे शुरू होता है। उन्होंने 2 उसके एसेट्स पकड़े, उसमें से एक एसेट वो था जो उन्होंने हसन नवाज से खरीदा था, बाकी उनके बैंक अकाउंट से 190 मिलियन पाउंड। उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा जाएगा, जो आउट ऑफ कोर्ट एग्रीमेंट इसलिए हुआ था, क्राइम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान को पैसा दे दो। ये पैसा तो पाकिस्तान को आना था, पाकिस्तान को ही जाना था। नॉर्मली इन नॉर्मल कोर्स भी यही होता है कि जब प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत वो कॉग्निजेंस लेते हैं, फ्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो जब अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते और वो सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो देन ऑफ कोर्स इट गोज टू द स्टेट।
असल में जो अनप्रेसिडेंटेड हमारी रिटर्न नहीं, है नहीं, जिसके नहीं, ऊपर नहीं, पूरी रियासत दिस इज फैक्चुअल बेनिफिट ले सकती थी। फैक्चुअल इनकरेक्शन। ये जो पैसा है, मैं अभी आपको लेटर भी भेज देता हूँ, बाय द वे भेजें, आप प्रोड्यूसर को कहिए कि दिखा दें, अभी दिखा दें। वो ये है कि जो उनका जो है ना सर, एनसीए के साथ एग्रीमेंट है, वो अहमद अली मलिक साहब और उनकी बेगम साहबा का, तो वो जो अपना आप खत ढूंढिए। जनरल जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, ये आ गया। जी जी, वालेकुम सलाम नदीम साहब। जनरल जाहिद साहब, मलिक रियाज के साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी प्यार मोहब्बत वक्तन फक्तन जागता रहता है। कभी वो गले लगा लेते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं आइंदा से दाखिला बंद हो गया। तो अभी ये कौन सा फेज है सर, और कितनी देर ये लास्ट करेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस तरह के नदीम साहब, मैं समझता हूं कि अभी जो मौजूदा हालात है और जिस तरह की आप लीडरशिप है, प्रॉब्ली इस दफा जरा हालात मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े से सख्त होंगे जी। कि देखिए, एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है कि वो अपने एडमेंट है, जो चीजें पाकिस्तान के लिए वो समझते हैं कि ठीक नहीं है, तो वो उन पे एक्शन ले रहे हैं जी, इर्रिस्पेक्टिव के कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना ताकतवर है, कौन के सौदे पर बैठा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस दफा थोड़े से टफ हालात उनके लिए लग रहे हैं। और खासतौर पे ये जो अभी उनकी जो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में जो स्टांस है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा तो सर फिर यूएई से क्या राब्ता करके, यूएई से अपने गुड ऑफिसेज यूज करके उनको वापस लाने की तैयारी है, या ये सिर्फ एक नैब की प्रेस स्टेटमेंट है? क्योंकि ये मामला तभी आगे जाएगा कि वहां सीरियसनेस पीछे होगी, नहीं तो आगे नहीं चलेगा। मुझे लगता है नदीम साहब, इस वक्त स्टेट जो पाकिस्तान ने जो एस्टेब्लिशमेंट कह ले या स्टेट ने जो फैसला किया वो सख्त ही है जी, वो परसू जरूर करेंगे जी। क्योंकि अगर ये चीजें चल रही हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ले जाएंगी चीजों को, जो भी वहां पे इन्वेस्ट करेगा, सिटीजन्स को भी वार्न किया गया है, पाकिस्तानियों को भी वार्न किया गया है कि अगर ये कैपिटल फ्लाई आउट होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बुरी तरह इफेक्ट करेगा जी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और आई थिंक स्टेट इस दफा फर्म होगी, लीडरशिप इस दफा शायद आपको थोड़ी सी डिफरेंट मोड में भी नजर आ रही होगी। माजी के अंदर तो सर ये होता रहा है कि पता चलता था कि वो कराची में इतने हजार दे जो हैं वो वहाँ पे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें उनके पास चली गई हैं। फिर कोर्ट के अंदर से लीगलाइज करने का भी रास्ता निकाला गया, 460 अरब दे के मोहरें लगाई गई। अब मैं सारी चीज़ वजाहत नहीं कर सकता, लेकिन उसमें सारे लोगों की मर्जी और मंशा शामिल थी कि ये मामला लीगलाइज अब हो जाए। तो अगर ये वाला रास्ता ही कोई निकालना है तो फिर तो आगे नहीं चलेगा। तो अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ कुछ करेंगे तो जो उसका राइट है उसको राइट मिल जाएगा, जहां सजा मिलनी है सजा मिल जाएगी। नदीम साहब, आई डोंट थिंक सो कि अभी वो जो रास्तों वाला जो एक पास्ट में चीजें चलती थी एडजस्ट करने की, रास्ते निकालने की, अब तो मेरे ख्याल में पानी पुलों से काफी गुजर गया जी। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए गए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने भी स्टांस सख्त लेने शुरू किए हुए हैं जी। तो प्रॉब्ली अभी वो इर्रिस्पेक्टिव के कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना ताकतवर है, किसके कितने ताल्लुकात रहे हैं, देखिए ना। फिर अभी पाकिस्तान में या तो आप रूल ऑफ लॉ ले आए या फिर करप्शन, और वो उसी सिलसिले को और जो पावर और करप्शन का जो गठ जोड़ है उसी को फिर चलाते रहे, तो फिर तो वी आर गोइंग नोवेयर जी। जनरल जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब आपकी तरफ, फैसल आप फरमाइएगा, ये मामला कंक्लूड आपको तो होता नज़र नहीं आता, तो फिर इस सारी चीज़ से हासिल क्या होगा? सजा तो हुई हुई है, हाई कोर्ट में जानी है, तो हाई कोर्ट में क्या बनेगा? देखिए नदीम साहब, सबसे पहले ये कि जो अभी आपने तजियाकार से बात की, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा मुद्दा है, और मेरा मुद्दा भी वही है। इस मुल्क में जब तक जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। भुट्टो साहब को फांसी दे दी जुडिशरी ने, ऐवान से उनको फांसी का फंदा चढ़ा दिया। अब वो 45 साल बाद कहते हैं, टिकर चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि जी भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई। मुझे तो भुट्टो साहब वापस जिंदा चाहिए, कैसे देंगे? बस ये आपने मान लिया, ख़त्म होगी बात 45 साल के बाद। आपने इमरान खान साहब को सादिक अमीन करार दे दिया जुडिशरी ने, फिर इमरान खान साहब को आपने क्रिमिनल जुडिशरी ने बना दिया। नवाज शरीफ साहब को उनकी चलती हुई गवर्नमेंट के अंदर पैसे ना लेने पर बेटे से उनको कन्विक्ट कर दिया। वो अकाउंट रिसीवेबल है, उसकी सवाल ही किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी ने, ठीक है, उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। फिर उनका बार टाइम होने के बाद, टाइम खत्म होने का, उनको क्वालिफाई भी कर दिया दूसरी दफ़ा। ठीक है, पहली दफ़ा प्लेन हाईजैकिंग में भी ऐसे किया, ठीक है, दूसरी दफ़ा। अब आपने मलिक रियाज साहब का किस्सा ले आया, तो मलिक रियाज साहब को ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया कि आप 460 में फैसला कर लें। अब ये जब तक अदालतें अपने इंटरेस्ट, स्पीडी ट्रायल और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेगी, तब तक ये मुल्क में तमाशा चलता रहेगा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। जमहूरियत, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें, ये तीनों अगर पाकिस्तान की सिमत में चलेगी तो कामयाबी होगी। यहाँ जिसमें अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया,
अपनी ज़ात के लिए काम किया, अपनी शोहरत के लिए काम ये किया। मामला आगे चलता नजर आता है सर मुझे बताए ना, मुझे आप एक बात बताएं, मैं इनकी बात से अग्री करता हूँ कि इस बार क्योंकि हमारे पास एक मिसाल है फैज़ हमीद की, ठीक है, और हमारे सैयद सलार की नीयत पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, नेक नीयत ईमानदार आदमी, और आज से नहीं 34, 35, 36 साल से उसकी नीयत पे कोई आप सवाल नहीं उठा सकते। उसका इनिशिएटिव भी पाकिस्तान के लिए, वो रोनाल्डो का काम भी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, सबको मेडल भी लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आपकी लंदन से जहाँ तक मुझे पता है ट्रीटी साइन नहीं हुई यूके से। तो अगर आप दुबई के साथ ट्रीटी साइन है और जितनी देर में बैरिस्टर साहब ने कहा आप कागजात बनाएंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर वो लंदन पहुँच जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो लंदन से आप कैसे वापस लाएंगे? अब आप एक्सपॉन्डर के ऊपर तो आप फैसला भी नहीं सुना सकते। ये मुझे किसी ने अभी रिसेंटली लॉयर ने बताया, क्योंकि अभी 190 मिलियन केस के अंदर भी बहुत सारे एक्सपॉन्डर्स हैं, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित अभी फैसल साहब कह रहे हैं एमएलए के ऊपर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ था नैब के अंदर, जो पनामा और इकामा के अंदर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, वो इन्होंने अमेंड कर दिया। जैसे कैबिनेट के डिसीजन वाला एक तहफ़्फ़ुज़ आपने डाला हुआ है, तो देयर आर सो मेनी इश्यूज जो इन्होंने अभी इनकी गवर्नमेंट ने किया पीडीएम में। देखिए नदीम मलिक साहब, हमारे एक मुल्क की डिफ़ॉल्ट और कोलैप्स होने ना होने की ज़मानत हमारी फ़ौज है। अच्छा लगे बुरा लगे, ये है, हर शो में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, ये है वो कप जिसको आपने इस ढक्कन से छुपाया है, ये है गवर्नमेंट। इसमें आप पीटीआई का भी नाम लिख देते, कभी पीपल्स पार्टी का, कभी नून लीग का, ये किसी भी कप में, उस कप में डालूंगा उस कप में फिट हो जाएगी। इसके पस पर्दा जो लोग काम करें, जिनको आप छुपाना चाहते हैं, जिनको आप बुरा भला कैंपेन करते हैं, लेकिन काम यही कर रहे होते, कुर्बानियाँ भी यही दे रहे होते, ये अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस टिश्यू पेपर या इस रैपर जिस पे गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है, पुरानी हो आज की आने वाली, टिश्यू पेपर ना कहीं कुछ और कहीं बार टिश्यू पेपर कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। मैं टॉयलेट पेपर नहीं का, टिश्यू पेपर का, टिश्यू पेपर से मुंह पहुंचते हैं सर, क्या हो गया नहीं बहरहाल कोई अच्छे लफ्जों में नहीं। टिश्यू पेपर तो नहीं बुरी, बैरिस्टर कील साहब जवाब दे सकते हैं। बैरिस्टर साहब आप जवाब दे देंगे, आप खुद बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डे और हुकूमत जो ऑफ द डे है, वो दोनों को मिल के काम करना होगा, कर रहे हैं दोनों मिल के। बिल्कुल, देखिए वो एक ही साइड पे होते हैं, क्योंकि असल जो मेन मकसद होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट होता है, और स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। और ऑब्वियसली ये दुनिया पूरी में है कि जहाँ और ये कोई नया फिनोमिनन नहीं है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में होती है। मतलब वो हुकूमत वक्त के साथ चलती है, हुकूमत वक्त के साथ काम करती है, और वो स्टेट और स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई गलत बात की है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ ये टिश्यू पेपर या ये व्हाटएवर जो मेरे भाई ने कहा ना, दैट्स हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। चले इसको आप बैनर कहते हैं, चले आप लोग नाराज होते हैं, जमहूरी लफ्ज़ है बैनर, ये बैनर कहीं भी फिट हो जाता है। इसमें 5 साल के लिए हर कोई कह के आता है, 5 साल रहता नहीं है, लेकिन तो पीटीआई का नाम भी आ सकता है, पीपल्स पार्टी का भी आ सकता है, नून का भी आया, आज नून है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ज़मानती नहीं है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान को कोलैप्स होने की और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की, ये ज़मानती नहीं है, ये क्लियर है। ये पीछे जो है ये ज़मानती है, मैंने उनका नाम नहीं होने दिया ताकि आपका मसला ना हो जाए एडवर्टाइजमेंट का। नहीं, उसका भी कोई मसला नहीं, आपकी तरफ से तो नहीं, वैसे जगह हर जगह होता है। शायद इसका कान बासी साहब खुश हो जाएंगे। ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।